डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एरॉन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। इस समय मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। बैचलर ऑफ साइकोलॉजी का मैं एक स्टूडेंट हूँ और हमारी पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती। मैं एक थेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ और बचपन से मेरा एक ही तो सपना था, मैं एक थेरेपिस्ट बन जाऊँगा, डॉक्टर कहलाऊँगा, लोगों की सोच पढ़ पाऊँगा। मैं ये जान पाऊंगा कि किसी के दिमाग में क्या खराबी आ सकती है, सोच कैसे बदली जा सकती है और कैसे हम उसे ठीक भी कर सकते हैं। यही तो हमें पढ़ाया जाता है और इसमें हमें ढेर सारी किताबें भी पढ़नी होती हैं। और कॉलेज की लाइफ जैसे आपकी जैसी बीत रही है वैसी यहाँ पर नहीं बीतती। बड़े बड़े किताबों के ढेर में घुस जाना पड़ता है और ढेर सारे आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ते हैं। ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए बहुत कम समय मिलता है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइफ को एंजॉय भी कर ही लेते हैं। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जेसिका, जो कि मेरे साथ ही पढ़ती है और हम दोनों क्लास में अलग ही बैठते हैं, लेकिन बाकी हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि ये देखो जोड़ी एक तरफ ही बैठी रहती है। इसीलिए कभी कभी हमें उनके बीच भी बैठना पड़ता है और हमें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है। ज़्यादातर यहाँ कपल नहीं है बल्कि सिंगल हैं, ढूंढ रहे हैं अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं को, लेकिन उन्हें कोई जैसे पसंद नहीं आता। और हमारी जोड़ी जो कि स्कूल से बनी हुई है यहाँ तक पहुँच गई है, हमसे सब बहुत ज़्यादा जलते हैं। हमें दूर करने की कोशिशें भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन हम वैसे कपल हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए हमारा रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तो हमारी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और कई बार हमें ऐसे लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है जिनसे कोई और मिलना नहीं चाहता, यानी कि सीरियल किलर, ऐसे क्रिमिनल जिनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश हम भी करते हैं। हमारे लिए ये असाइनमेंट होती है, लेकिन जेल में उस कैदी से मिलने के बाद कई बार हमारी सोच भी बदल जाती है। इस बार भी मैं जेल में पहुंचा हुआ था और एक ऐसे ही सीरियल किलर से बात करने का मौका मुझे मिला था। आधा घंटा ही मिला था, मैं बस उससे सवाल करता जा रहा था और ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसे सीरियल किलर से मिला था जिसने मेरी ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा असर डाला था। मैं सोचा करता था जिनके दिमाग में कोई खराबी होती है वो इस तरह से कत्ल करते हैं, और उसका कहना था कि उसने कत्ल इसलिए नहीं किए कि उन लोगों पर गुस्सा था, बल्कि कत्ल किसी और ने करवाए थे। मैं उससे पूछता रहा कि तुम कुछ और बताना चाहोगे, क्योंकि कत्ल के इल्ज़ाम तुम पर हैं। तुम कह रहे हो वो कत्ल तुमने किए ही नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? उसने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कत्ल मुझसे करवाए गए मेरे से शरीर से, तो सबूत मेरे शरीर के खिलाफ ही मिलेंगे। उसकी ये बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जो बोल रहा था मैं उसे बीच में टोक नहीं सकता था। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई जो मेरे सर के ऊपर से निकल रही थी। कभी तो वो कहता कि वो कत्ल मैंने किए ही नहीं, फिर वो कहने लगता कि वो कत्ल मुझसे ही करवाए गए। अंत में मैंने थोड़ा सा गुस्से में आकर उससे पूछा था कि ये मेरी असाइनमेंट में दर्ज होने वाला है, क्या तुम साफ साफ बता सकते हो? कभी तो तुम कह रहे हो कत्ल तुमसे करवाए गए, कभी तुम कह रहे हो कत्ल किसी और ने किए। सच क्या तुम मुझे बता सकते हो? उसने कहा मैं सच तो बता दूंगा, तुम मानोगे नहीं। मैंने कहा बताओ तो सही। तब उसने बताना शुरू किया कि किसी भूत ने उसके शरीर पर कंट्रोल कर लिया, उसके बाद उससे कत्ल करवाए, और वो मुझसे मदद मांग रहा था कि वो जेल में रहना नहीं चाहता। जेल में उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है, अगर वो भूत वापस आ गया तो यहाँ भी उसे मरने पर मजबूर कर देगा। उसकी ये बातें ऐसी थी जिस पर मैं यकीन नहीं कर सकता था, और पास में खड़े वो पुलिस वाले भी मुस्कुरा रहे थे उसकी ये पागलों वाली बातें। और मैं एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहता था, एक थेरेपिस्ट बनना चाहता था। अगर ऐसे लोग मेरे पास आने लगे
तो मैं खुद पागल हो जाऊंगा, इन्हें ठीक कैसे कर पाऊंगा। मैंने वो असाइनमेंट कॉलेज में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मेरे बहुत कम नंबर आए थे। मुझे जो बताया गया मैंने तो वही नोट किया था ना, मैं उसका दिमाग पढ़ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए मुझे कम नंबर मिले थे। लेकिन मैं प्रोफेसर से बहस करने लगा था, इसमें मेरी क्या गलती है, आपने जो पढ़ाया मेरे काम आया ही नहीं। प्रोफेसर कहने लगे कि कभी कभी सिर्फ बातों से ही उन चीज़ों का एहसास नहीं करना होता है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ पर ये सब हुआ, ढूंढने की कोशिश करो उसने कत्ल किए तो कैसे किए, जिसके बाद जानकारी मिलेगी और मैं परमिशन तुम्हें खुद दूंगा वहाँ जाने की। अगर वो जगह बहुत ज़्यादा खास भी हुई मैं परमिशन लेकर दूंगा। क्या तुम ये काम करना चाहोगे? बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं भी गुस्से में आकर हामी भर चुका था। कभी भी हमें किसी मुजरिम से दोबारा मिलने का मौका नहीं दिया जाता। ये पहली बार था मैं उस मुजरिम से दोबारा मिलने जा रहा था। मैं उस मुजरिम को देखना तक नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में आकर मैंने प्रोफेसर को हामी भर दी थी। इसीलिए मुझे अब जेल में जाकर दोबारा उससे बात करनी थी। भले ही मैं फाइल में भी डिटेल ढूंढ सकता था, लेकिन एक दूसरी कोशिश हर किसी को करनी जरूर चाहिए। इस बार कमाल की बात थी, उस मुजरिम से अकेले में बात करने का मौका मिला। हथकड़ियां लगाई गई थी जो टेबल से बांधी गई थी। सामने वाली कुर्सी पर मैं बैठा था और इस बार मैंने उससे सीधा सीधा सवाल किया था, मैं नहीं यकीन करता भूतों पर, तो तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, समझाने की कोशिश करो उसने तुम पर कंट्रोल कैसे किया और तुमने कहाँ पर उन लोगों को मारा। उसने कहा, मैं पहले जेल में गया था और जेल में जाने का कारण मेरी गलती थी। मैंने गलती से ऐसी नशीली चीज़ें अपनी जेब में रखी थी जो मैं खाया करता था और बेचने की कोशिश कर रहा था ताकि ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। उसके बाद जेल तो होनी ही थी क्योंकि ये मेरी गलती थी, लेकिन उस जेल में मुझ पर 10 कत्ल के इल्ज़ाम हैं। 10 लोगों को मैंने अकेले ही मार दिया। अब तुम बताओ, क्या ये शरीर जो मेरा है इससे मैं किसी का कत्ल कर सकता हूँ? मेरे पास तो इतनी शक्ति है भी नहीं। बात उसकी सच्ची थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था वो। क्या सच में उसने 10 लोगों को मार दिया? लेकिन हो सकता है छिप छिप कर लोगों का गला रेत दिया हो उसने। मैंने उससे सवाल किए, तो मुझे बताओ, जो भूत था, चलो मान लेते हैं वो भूत था, वो तुम्हारे शरीर के अंदर घुस गया था, उसके बाद उसने क्या क्या किया, तुमसे वो कत्ल कैसे करवाए? उसने मुझे जो जो बताया मुझे यकीन हो नहीं रहा था। उसने कहा जब हमारे सेल को खोला गया था सभी पागल होने की कगार पर थे। उस जेल में ही कुछ गड़बड़ थी, सभी की हालत बहुत ज़्यादा पतली थी और उसके बाद वहाँ पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जेलर भी ऑर्डर दे नहीं पा रहा था क्योंकि उसका मुंह बंद हो चुका था। फिर मैंने एक चाकू लिया जो कि एक पुलिस वाले के हाथ में था, वो किचन से लेकर आया था और ख़ास तौर पर मेरे लिए लेकर आया था। मैंने उस चाकू से उन 10 लोगों को मारा। उन्होंने खुद को बचाने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। मैं बस उन्हें मारता गया और मैं खुद सोचने की कोशिश कर रहा था ये गलती मैं क्यों कर रहा हूँ। मुझसे करवाया जा रहा था, सही गलत की समझ मुझे नहीं थी। वहाँ हालत ही कुछ ऐसी हो रही थी, हर किसी में भूत आ गया था। भूत ही भूत ये काम करवा रहे थे, वहाँ भूत ही भूत रहते हैं। वो हर लाइन में भूत शब्द का इस्तेमाल कर रहा था और मैं हैरान हो गया। ये पागल है, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा है मुझे बेवकूफ़ बना लेगा और शायद मैं इसके लिए दोबारा केस ओपन करवा दूंगा और इसे जेल से बाहर निकलवा दूंगा। मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं उसकी आंखें पढ़ रहा था और हमें साइकोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है कि जब कोई झूठ बोलता है ना, आंखें झपकाता है, उसकी पलकें हिलने लगती है, होंठ हिलने लगते हैं, पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। और इसकी आंखें बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, इसके होंठ ज़रा भी हिल नहीं रहे थे। इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मैं मान पाऊँ कि ये झूठ बोल रहा है। तो मैं हैरान होकर इसकी तरफ देखता गया। ये कैसा पागल है, कैसा कातिल है जो झूठ बोलने में माहिर भी है। अब उससे सवाल करने का कोई खास फ़ायदा नहीं था। मैं उसके सेल से बाहर आ गया था। पुलिस वालों से मैं उसकी फाइल चाहता था ताकि मैं अच्छे से निरीक्षण कर पाऊँ
कि उसकी जो बातें हैं फाइल में जो बताया गया है उससे मैच करती हैं या नहीं। मुझे साफ लग रहा था बातें मैच कैसे कर सकती हैं, ये 10 लोगों को एक साथ थोड़े ना मार सकता है कि सामने आया पुलिस वाला चाकू पकड़ा कर गया और इसने सबको मार दिया। ये झूठ होगा। जब मैंने वो फाइल पढ़ी मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। पुलिस की उस फाइल में वो सारी डिटेल थी जो उसने मुझे पहले बताई थी, यानी कि किस तरह से उसने 10 लोगों को मारा। वो 10 लोग जैसे कुछ कर ही नहीं पाए। उसने 2 मिनट के अंदर 10 लोगों को मार दिया था और जैसे वहां जितने पुलिस वाले थे वो भी अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। रिपोर्ट में यह बताया गया शायद सबको कुछ ना कुछ इसने खिला दिया था। इसने यही कहा था कि कोई भूत है जिसने मुझ पर कंट्रोल कर लिया था और मुझसे ये सब करवाया। तो क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? शायद कोई दिमागी परेशानी है, और मैं जानता हूं दिमाग की कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी बन जाती है, 2 पर्सनैलिटी एक ही शरीर के अंदर, और कुछ लोगों को लगता है कोई भूत है जो उसके अंदर आ गया है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मैंने बाद में वो रिपोर्ट बनाकर कॉलेज में फिर से सबमिट करवाई थी और फिर से मेरे कम नंबर आए थे और उन्होंने कहा था तुम्हें डेमोस्ट्रेट करना होगा, अच्छे से उस जगह की पड़ताल करनी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे उस जेल के अंदर जाना होगा। और उस जेल के बारे में मैंने पता किया, उस जेल को तो बंद कर दिया गया है, तो मैं उस जेल में तो जा ही नहीं सकता। तो मैं कैसे ये सब कर पाऊंगा? कॉलेज में मैंने अर्जी दे दी थी। उसके बाद कॉलेज के डीन ने खास तौर पर लेटर साइन किया था कि 12 बच्चे उस जेल में जा सकते हैं। वैसे भी कई और थे जो साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और जानना चाहते थे कि उस जेल को बंद क्यों किया गया, वहाँ बड़े बड़े हादसे क्यों हुए, क्या उस जेल की सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी। 12 लोगों का चुनाव हुआ था। मेरा और जेसिका का चुनाव भी हो गया था और इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। हमने अपने प्रोफेसर के साथ प्लान बनाया था कि 12 लोग वहां पर जाएंगे, 2 प्रोफेसर भी हमारे साथ होंगे, एक रात हम उस जेल में बिताएंगे। और कहा जाता है कि वो जेल भूतिया है, हमें उस पर रिपोर्ट बनानी थी। और जब हमने वो रिपोर्ट पुलिस वालों से जाननी चाही, वहां हमें बड़े बड़े अधिकारियों ने यही कह दिया था कि रात के वक्त उस जेल में खतरा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक कॉलेज का डीन कितने बड़े लोगों को जानता है, हमें पता तक नहीं था। उस जेल के दरवाजे खुलवा दिए गए थे। हम 12 लोग अपने अपने सेल में बिल्कुल कैदियों की तरह रहने वाले थे, सिर्फ एक रात के लिए। ये देखने वाले थे उस जेल में क्या क्या हुआ करता था, बचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, वहाँ रहने वालों को क्या क्या सहना पड़ता था। पूरा का पूरा एक दिन यानी 24 घंटे हम उस जेल में बिताने वाले थे और हम 14 लोग थे। वो बाहर वाला गेट लगा दिया गया। बहुत बड़ी जेल थी, अंदर सफाई करवा दी गई थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे हमने सोचा था कुछ कम ही सेल होंगे, लेकिन यहाँ तो कतार लगी हुई थी। इतने सारे सेल थे और बाहर ग्राउंड एरिया था, अंदर भी हॉल बना हुआ था जहाँ पर सभी कैदी इकट्ठा हुआ करते होंगे। लेकिन अब तो ऐसे सन्नाटा पसरा हुआ था। इस जेल की ऐसी ऐसी कहानियाँ फैली हुई थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा डराया करती थी और हम उसी डर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। हम थेरेपिस्ट बनने वाले थे और हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते जो कहते हम पर भूत का साया है। अब उन पर वो भूत का साया उतारना भी हमें पड़ता है क्योंकि ये दिमागी बीमारी होती है, कोई भूत वूत नहीं होते। यहाँ से उनका डर खत्म करना सबसे आसान काम होता है। एक पूरा दिन बिताने के लिए सुबह के 9 बजे हम वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके बाद अपने अपने सेल का चुनाव किया जा रहा था। 2 प्रोफेसर जो कि जेलर की तरह यहाँ पर रहते, हमें कैदियों के कपड़े पहना दिए गए थे, हमें अपना अपना सेल दे दिया गया था और रात हमें अपने सेल के अंदर ही बितानी थी। मैं तो जेसिका के हाथ को पकड़कर इस तरह से घूम रहा था जैसे किसी रोमांटिक हनीमून पर हम आए हों, और प्रोफेसर ने कह दिया था ये जोड़ी अकेली क्यों घूम रही है, लड़की उस तरफ निकलो और तुम इस तरफ निकलो, यहाँ पर कोई भी इश्कबाजी नहीं लड़ाएगा, चलो चलो। ये जेल के हालात हैं और जेलर मैं हूँ, देखो पिटाई करूँगा, नंगा लिटाकर उल्टाना, इतने डंडे मारूंगा कि हर चीज़ जो सूजी हुई है और सुझाकर रख दूंगा। प्रोफेसर के कहने पर मुझे जेसिका का हाथ छोड़ना पड़ा और मेरे दोस्त मुझे थोड़ा थोड़ा चिढ़ा भी रहे थे। जेसिका बाकी लड़कियों के पास चली गई थी। यहाँ कुल 6 लड़कियाँ थीं, 6 लड़के थे, 2 प्रोफेसर थे। अब हमने अपने अपने सेल का चुनाव कर लिया था। मैं चाहता था
कि मेरा वो वाला सेल हो जो जेसिका के बिल्कुल साथ सटा हो, लेकिन सबको पता था हम किस तरह से आशिकी लड़ाते हैं। हमें दूर वाले सेल दिए गए। मैं चाहता था कि रात को कम से कम जेसिका से बात करने का मौका तो मिल जाए। हर रात मैं फ़ोन पर उससे बात किया करता था। अब सेल में बंद होने के बाद एक रात जैसे उससे बात नहीं कर पाऊंगा, और किसी ने मेरा साथ भी नहीं दिया था। काश हम दोनों को एक ही सेल में बंद कर दिया जाता, लेकिन सबको पता था उसके बाद क्या होता, इसीलिए उन कमीनों ने हमें एक सेल में बंद किया भी नहीं। मैंने अपने सेल में सारा सामान रख दिया था। वक्त शुरू हो गया था। अब हमें बिल्कुल कैदियों की तरह ट्रीट किया जाता। प्रोफेसर जैसा कहते हमें करना पड़ता। अगर हम नहीं करते तो डंडों से हमारा स्वागत भी होता। जिस तरह से कैदियों पर बेरहमी दिखाई जाती है, हमें भी उस बेरहमी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ शरारत बिल्कुल नहीं कर सकते थे। सामान रखने के बाद हम अपने सेल से बाहर आ गए थे। फिर हॉल में बैठ गए और बातों बातों में दोपहर का वक्त कब हो गया पता ही नहीं चला। वो दीवारें जैसे खाने को आ रही थी, ऐसी टूटी टूटी दीवारें, उनके अंदर बने हुए अजीब से छेद, और वहां पर उन कैदियों ने लिख रखा था, मैं बाहर निकलकर इसका कत्ल करूंगा, उसका कत्ल करूंगा, इससे बदला लूंगा, उससे बदला लूंगा। ये चीजें जैसे दिमाग पर असर डालती हैं। भयानक जगहों पर जब आप जाएंगे, भूत प्रेत होते या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन वो जगह का असर आप पर होने लगता है, हालात का असर आप पर होने लगता है। हम पर भी हालात का असर जैसे होने लगा था। सभी थोड़े थोड़े शांत से थे, लेकिन जब हमें खाना मिला हम अपने आप उग्र हो गए थे, क्योंकि हमें पीली दाल ब्रेड के साथ दी जा रही थी। ये जेल में मिलने वाला खाना था जिसे हम खा नहीं सकते थे। हमने प्रोफेसर को कहा, देखिए यहाँ पर हम सिर्फ एक्टिंग तो कर रहे हैं, सिर्फ साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खाने में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर ने कहा था, खाना तो यही पड़ेगा, नहीं खाना चाहते तुम फेंक सकते हो, अगर तुम फेंकोगे तो डंडों से मैं क्या सुझाने वाला हूँ तुम जानते हो। अब प्रोफेसर की बात टाली नहीं जा सकती थी। वो जेलर बनकर बहुत ज़्यादा खुश थे, हाथ में मोटा डंडा लिए दोनों प्रोफेसर ऐसे घूम रहे थे जैसे वहशी दरिंदे हों। वो ब्रेड के टुकड़ों को अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे गले में डंडे से ठूंस देंगे। मैं साफ देख पा रहा था। किसी तरह सब ने वो खाना खाया। हाथ धोने के लिए पास में जो छोटा वाला नल लगा हुआ था ना, उसका पानी बहुत गंदा था, लेकिन हमें उसी से हाथ धोने पड़ रहे थे। किसी का अगर पेट खराब होता तो उस सेल में भी एक टॉयलेट सीट लगी हुई थी जो सामने से बिल्कुल साफ साफ नजर आती थी। वहां पर ही हमें टॉयलेट जाना पड़ता। मैं तो शुक्र मना रहा था कि सुबह सुबह पेट खाली करके आया था। अगर वहां बैठता मेरी इज्जत का तो फालूदा हो जाता। और वो बदबू वहां ऐसे फैल रही थी कि एक सेल से सड़ी हुई बदबू दूसरे सेल तक पहुंचती। कई ऐसे थे जो घर से ऐसा ऐसा खाना खाकर आए थे जो पेट में धमाका मचा सकता था। इसी कारण उन्होंने पूरे के पूरे जेल में धमाका मचाया हुआ था। ऐसी बदबू सूंघी नहीं जा रही थी, लेकिन यही तो साइकोलॉजी सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। हमें ऐसी सज़ा मिल रही थी जिसकी हमें उम्मीद तक नहीं थी, लेकिन दिमाग कह रहा था एक ही तो दिन है, हमें सिर्फ एक ही दिन ये सहना होगा। जो कैदी यहाँ पर हुआ करते थे उन्हें ये हर रोज़ सहना पड़ता था, तो कैसा महसूस करते होंगे। वो सब कुछ असल में महसूस करना था, और वो दोनों प्रोफेसर यही तो काम करवाना चाहते थे। हमारे दिमाग में वो एहसास देना चाहते थे। शाम का वक्त हुआ, बाहर गार्डन की तरफ हम जाना चाहते थे, लेकिन अपने अपने सेल में बैठे हम एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। अचानक ही एक साथी कहने लगा था, मेरी सेहत काफ़ी खराब है, मुझे बार बार उल्टियाँ आ रही हैं। बार बार सच में उसके सेल से उल्टी करने की आवाज़ें आती जा रही थी। उसकी सेहत ज़्यादा बिगड़ गई लग रही थी, या उसने कुछ ऐसा खा लिया कि उसका पेट खराब हो गया। नीचे से भी रास्ता साफ था, ऊपर से भी रास्ता साफ हो गया था। जब हमने प्रोफेसर को कहा था, सर ऐसा कीजिए, उसे जाने दीजिए, उसकी सेहत खराब है और शायद उसे जल्द ही बुखार भी चढ़ जाएगा, और उस लड़के ने खुद कहा, बुखार चढ़ जाएगा नहीं, बुखार बहुत ज़्यादा हो चुका है, मुझे दवाई चाहिए। मैंने भी प्रोफेसर से कहा था, देखिए प्रोफेसर, जाने दीजिए उसे, मैं उसके साथ जाना चाहूँगा ताकि उसे हॉस्पिटल जल्दी ले जाया जा सके, दवाई दी जा सके। लेकिन प्रोफेसर कह रहे थे,
ये लो पैरासीटामोल, मैं गोलियां लेकर आया हूँ। उल्टी की गोली भी दूंगा, दस्त की गोली भी दूंगा, बुखार की गोली भी मैं ही दूंगा, लेकिन यहाँ से बाहर कोई जा नहीं सकता। उस लड़के की सेहत ठीक नहीं थी, कमजोरी काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। ना तो उसे सेल से बाहर आने दिया जा रहा था, ना ही उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, एक ही तो दिन की बात है ना, 24 घंटे, कल सुबह 9 बजे यहाँ पर सेल खुल जाएंगे, उसके बाद हमें घर जाने का मौका मिल जाएगा। जो बाहर वाला बड़ा सा गेट था वहाँ पर लोहे का ताला लगा हुआ था। वक्त शाम के 6 बजे का हो गया था। मैंने कहा था हमें बाहर गार्डन में घूमने का मौका तो मिलेगा ना। मैं बस जेसिका से बात करना चाहता था। लड़कियों के सेल को आगे रखा गया था, लड़कों के सेल को एक तरफ रखा गया था, ताकि लड़के और लड़कियां बातें ना कर पाएं। प्रोफेसर को पता था लड़के और लड़कियां जब एक साथ हो जाते हैं तो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। लड़के वैसे भी इस उम्र में लड़कियों की तरफ अपने आप आकर्षित होते जो रहते हैं। मैं चाहता था बाहर गार्डन में घूमने का मौका मिले। कैदियों को कुछ घंटे तो मिलते हैं ना, आज़ाद दिखने के, आसमान को देखने के, बाहर का खुला इलाका देखकर शायद उन्हें आज़ादी का थोड़ा सा एहसास तो होता होगा। मैं भी वो थोड़ा सा एहसास करना चाहता था। लेकिन प्रोफेसर ने कहा नहीं, आज नहीं, आज बाहर जाने का मौका मिलेगा ही नहीं। मैंने कहा आज नहीं मिलेगा, एक ही तो दिन है, बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए। प्रोफेसर ने कहा अच्छा एक ही दिन है, फिर बाहर जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो अंदर का ये दर्द सहना है ना, ये सहना है। कैसे यहाँ कैदी रहते थे, तो अंदर ही रहो, सहो, बिल्कुल कैदियों की तरह। सजा मिली है तुम्हें, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूमने के लिए नहीं आए हो। 7 बजे तक हर एक स्टूडेंट प्रोफेसर से झगड़ा कर रहा था। बाहर कुछ समय तो दीजिए ना, इस तरह से पूरा दिन यहीं सेल में गुजार नहीं सकते। लेकिन प्रोफेसर मान भी नहीं रहे थे। वो लड़का जो बीमार था अब बोल नहीं रहा था, वो पहले ही सो गया था, काफ़ी ज़्यादा थका था, कमज़ोरी थी उसे। वो तो ये तक नहीं बता रहा था कि उसे बुखार कितना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, और प्रोफेसर अंदर जाकर चेक भी नहीं कर रहे थे। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। ये प्रोफेसर इतने सख्त कब से हो गए? पहले तो काफ़ी मजाकिया हुआ करते थे, यहाँ आकर सच में खुद को असली जेलर ही समझने लगे हैं। इसके बाद 8 बजे का वक्त हो गया था। मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा हो। मैं अपने पेट को पकड़कर बार बार प्रोफेसर को कहता मेरा पेट दर्द कर रहा है। प्रोफेसर कह देते साथ में ही तो टॉयलेट सीट लगी है, तुम जा सकते हो। मैं उस टॉयलेट सीट पर बैठना तक नहीं चाहता था। कोई दीवार नहीं थी, बहुत गंदी टॉयलेट सीट थी, और शायद हो सकता है ये बंद भी हो। बदबू तो पहले से उसमें से आ रही थी। मैं वहां नहीं जा सकता था। बाहर और भी टॉयलेट सीट बनी हुई है ना, पूरा का पूरा अच्छा वाला बाथरूम बना हुआ है जो पुलिस वालों के इस्तेमाल के लिए है। मैं वहां पर जाना चाहूंगा। लेकिन प्रोफेसर मेरी बात मान नहीं रहे थे। उनका कहना था कि तुम कैदी हो और कैदी की तरह तुम्हें पूरी रात सेल में ही रहना होगा। ये तुम देखो, इस टॉयलेट सीट का तुम इस्तेमाल करना चाहते हो या नहीं, या इसी तरह फर्श पर ही गंदगी डालना चाहोगे। हंसकर उन सलाखों पर डंडा मारकर वो आगे की तरफ बढ़ गए थे। मैं सोचे जा रहा था करूं तो करूं क्या, लेकिन मेरे पेट में सिर्फ दर्द हो रहा था। मुझे कोई दस्त नहीं लगे थे। पेट में ऐसे दर्द हो रहा जैसे कोई ऐसी चीज खाली हो मैंने जो पेट में घूम रही हो। कभी तो छाती में दर्द होने लगता, कभी पेट में दर्द होने लगता, कभी टांगों में दर्द होने लगता। यह दर्द इतना तेज नहीं होता कि मैं चिल्लाने लगूं, लेकिन इतना कम भी नहीं होता कि मैं बिल्कुल शांत बैठा रहूं। बार बार मैं यही महसूस कर रहा था, और मुझे ज्यादा फिक्र हो रही थी जेसिका की। आखिर उसके साथ क्या हो रहा होगा? क्या यहाँ ऐसे हालात तो नहीं, कहीं यहाँ इन्फेक्शन तो नहीं जिस कारण हमारे शरीर में इस तरह के बदलाव से आ रहे हैं? हर कोई थोड़ा थोड़ा परेशान हो रहा था। वहां 6 के 6 लड़के किसी न किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त लग रहे थे। एक लड़का जो सोया हुआ वो तो बिल्कुल बोल नहीं रहा था। हम पांचों एक दूसरे से कह रहे मेरे पेट में दर्द है। कोई कह रहा मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। कोई कहता मेरी हाथ हिल नहीं रहे, जैसे मेरी बाजू में जान नहीं रही हो। एक से उठा नहीं जा रहा था। वो बेड पर लेटे लेटे बोले जा रहा था, और ये बात सोचकर जैसे मन बैठा बैठा सा जा रहा। मैं प्रोफेसर को कह रहा था हमें बाहर निकालिए, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन प्रोफेसर दूर बैठे हुए ही देखो नाटक करने की जरूरत नहीं है,
कल सुबह ही तुम बाहर निकलोगे, अब सो जाओ, सुबह कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हर कोई परेशान था, लेकिन हमारे दोनों प्रोफेसर आगे वाले सेल में चले गए थे जहां पर लड़कियां थी, और वहां तक तो हमारी आवाज तक नहीं पहुंचती थी। 1 घंटा हो गया, सभी परेशान होते जा रहे थे, लेकिन वो लड़का जिसके सर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या कर रहा, उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो अपने सर को सलाखों पर मारने लगा। हम उसे समझा रहे थे। एक लड़का तो जो सोया हुआ था अब भी उठने का नाम नहीं ले रहा। आवाज इतनी ज्यादा हो रही थी फिर भी वो उठ नहीं रहा, और हम चारों भी देखे जा रहे थे कि वो लड़का जिसके सर में दर्द हो रहा है इतनी जोर से सर क्यों मार रहा है। वो कह रहा था, मुझे बाहर निकालो, मेरा सर फटा फटा सा जा रहा है। और हम आवाजें लगा रहे थे प्रोफेसर को। प्रोफेसर तक शायद आवाजें पहुंच नहीं रही थी। ये जो जेल थी ना इतनी ज़्यादा बड़ी थी, यहाँ इतने ज़्यादा सेल थे, यहाँ इतने घुमाव थे कि आवाज़ एक तरफ से दूसरी तरफ कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। उसके सर में दर्द बढ़ता गया, जबकि मेरा पेट ठीक हो चुका था। ना मेरी बाजू में दर्द था, ना मेरी छाती में दर्द था। बाकी भी कह रहे थे अब उन्हें ठीक लग रहा है, लेकिन जिसके सर में दर्द था वो बढ़ता गया और अंत में वो अपने सर को दीवार पर मारने लगा। दीवार पर जब वो सर मार रहा था, इतनी जोर से मार रहा था कि उसके सर से खून बहता हुआ मुझे सामने वाले सेल से बिल्कुल साफ नजर आ रहा। और मैं उसे समझाने लगा था, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, सर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वो कह रहा, नहीं मैं मर जाऊंगा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। जब वो इस तरह से कह रहा था, उसका दर्द जैसे मेरे दिल में भी महसूस हो रहा, क्योंकि हम साइकोलॉजी के छात्र थे और हमें पता है कोई इंसान कब नाटक करता है, कब दर्द बढ़ रहा होता है। सर में ऐसा दर्द था उससे सहा नहीं जा रहा। सलाखों पर सर मार रहा, दीवार पर सर मार रहा, और सर से उसके बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। हम चारों बहुत परेशान थे और हम उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अपने सेल से हम बाहर नहीं आ सकते थे। यहाँ के वो पुराने ताले प्रोफेसर ने हमारे सेल पर भी लगा दिए थे और उसे तोड़े बिना हम सेल खोल नहीं सकते थे। अपने सर को सलाखों पर मारते मारते वो तो बेहोश हो चुका था। बाकी सब भी कह रहे थे हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आवाज़ें लगाने में अब कोई फ़ायदा नहीं था। सभी अपने सेल के ताले को तोड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो जंग खाए पुराने पतले ताले को तोड़ा जा सके। लोहा तो लोहा होता है ना, अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से हम लोहे को तोड़ नहीं सकते, और ये सलाखें बहुत ज़्यादा मोटी थी। ताले को तोड़ना ही आखिरी इलाज था, लेकिन उस जंग वाले ताले को हम तोड़ें कैसे? सब मेरी तरफ देख रहे थे। ऐसे काम मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने भी इधर उधर झांकना शुरू कर दिया। पीछे एक लोहे का डंडा सा पड़ा था जो कि मेरे उस पलंग से जुड़ा हुआ। मैंने उसे खींच कर तोड़ा और उस डंडे से ताले को तोड़ने लगा। जोर तो मैंने बहुत ज़्यादा लगाया था, लेकिन वो ताला तोड़ा नहीं जा रहा था। मैं बस सोचने पर मजबूर हो गया, करूं तो करूं क्या? मैं इधर उधर झांकता रहा, मैं ढूंढता रहा। ऊपर वाली एक खिड़की थी, खिड़की के पास लगी एक सलाख के बिल्कुल पास जैसे दीवार में छोटा सा छेद था। मुझे लगा वो छोटा सा कोई पत्थर होगा, उस पत्थर को मैं बीच में फंसाऊंगा और डंडे से खींचने की कोशिश करूंगा। मैंने उस पत्थर को खींचा तो वो एक चाकू था। ये किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू, जो कि छेद बनाकर यहाँ इस तरह से छिपाया गया। मैं एक पल के लिए ये सोच रहा था, यहाँ रहने वाले जो कैदी होंगे इस तरह से चाकुओं का इस्तेमाल कर सकते होंगे। जेल तो बहुत खतरनाक होती है, कब आप पर वार हो जाए आपको तो पता भी नहीं चलेगा। उस चाकू से वो ताले को काटा तो नहीं जा सकता था, लेकिन आगे से चाकू ऐसा तेज धार था और एक नोक सी निकली हुई, मैं चाबी वाली जगह में उस चाकू को फंसा सकता था। और कमाल की बात, उस चाकू पर बहुत सारे कट से लगे हुए थे और उसे चाबी की तरह बनाया गया था जैसे। मैंने आराम से उस ताले को खोल दिया था और ताला खोलने के बाद मैं अपने सेल से तो आज़ाद हो गया था, लेकिन मैं अपने उस दोस्त के सेल को कैसे खोलूँगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आसपास के कई सेल चेक किए, किसी और सेल के ताले को मैं खोल नहीं पा रहा था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर के पास जाओ, जल्दी से चाबी लेकर आओ, जल्दी से चाबी लेकर आओ। मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं, हम असली कैदी थोड़े ना हैं,
प्रोफेसर को बताऊंगा कि कैसे उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। वहां जाकर मदद मांगने की कोशिश करूंगा। मैं भागा प्रोफेसर की तरफ। प्रोफेसर लड़कियों वाले सेल की तरफ थे, तो वहां पहुंचते ही मैंने चीखना शुरू कर दिया, प्रोफेसर प्रोफेसर जल्दी आइए, जल्दी आइए, उस लड़के के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। प्रोफेसर एक अंधेरे वाले कमरे में बैठे हुए थे। वहां पीछे बहुत सारी अलमारियां बनी हुई, लेकिन वो सब खाली थी। किसी जमाने में यहां पर फाइल्स रखी जाती होंगी। मैं प्रोफेसर को बाहर आने को कह रहा था, लेकिन अंधेरे में वो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं उस कमरे के बाहर खड़ा होकर प्रोफेसर को कह रहा था, वो दूसरे प्रोफेसर कहाँ हैं? क्या चाबियां उनके पास है? जल्दी आइए ना, आप आ क्यों नहीं रहे? तब प्रोफेसर की आवाज आई, कोई यहां से नहीं हिलेगा। तुम अपने सेल से बाहर कैसे आए? तुम्हें यह पता नहीं है कि सेल से बाहर कैदी नहीं आ सकते? तुम्हें दोबारा उस सेल में फेंकना होगा और इसी के साथ तुम्हें काल कोठरी की सजा भी दी जाएगी। प्रोफेसर की आवाज भी भारी भारी सी लग रही थी और मैंने प्रोफेसर को कहा, जल्दी चलिए ना, खून निकल रहा है। इस तरह से उसकी मौत भी हो सकती है, खून बहा जा रहा है। प्रोफेसर जल्दी से उठे और जब वो अंधेरे से बाहर आए, उनका चेहरा भी बदला सा लग रहा था। चेहरे पर चोट के कई निशान थे, उनके सर पर चोट के निशान, उनकी गाल पर चोट के निशान और जैसे हाथ पर खून लगा हुआ। उनके हाथ पर खून लगा देख मैं खुद घबरा गया और पूछने लगा, अरे अरे प्रोफेसर, आपके साथ क्या हुआ? वो कहने लगे, कोई मेरी बात नहीं मान रहा था। जेल के नियम हैं जो सबको मानने चाहिए। मेरा साथी वो प्रोफेसर बात मान ही नहीं रहा था। कह रहा था, यहां बच्चों को बाहर निकाला भी तो जा सकता है, आराम से खेल सकते हैं। तो फिर मैंने काम खत्म कर दिया। मैंने कहा, काम खत्म कर दिया मतलब? उन्होंने बटन दबाया और वहां जो अंधेरा था ना, अंधेरा छांटा, रोशनी हो गई, लाइट जली थी और सामने टेबल पर रखी वो लाश दिखी जिसका सर नहीं था। ये दूसरे प्रोफेसर की लाश थी। प्रोफेसर ने उनका सर जैसे कलम कर दिया था और नीचे पड़ा सर, खून जम चुका था। लगभग आधे घंटे पहले उन्हें मार दिया गया होगा, तभी तो ऐसे खून जमा सा पड़ा है। ये देखते ही मेरी सांस रुकने को आ गई थी। ये क्या प्रोफेसर, आपने ये क्या किया? वो चाकू पकड़े मेरी तरफ ऐसे भागे थे जैसे चाकू से मेरा कत्ल कर देंगे, लेकिन किसी तरह वो रुके। मैं डर चुका था, उनके हाथ में चाकू था। वैसे भी मैं प्रोफेसर से डरा करता था। वो सजा काफी सख्त दिया करते थे, लेकिन रहम दिल भी थे। अब ये बेरहम कब से बन गए, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। प्रोफेसर ने जैसा जैसा कहा मैं वैसा वैसा करता रहा। मैं आगे आगे चल रहा था, प्रोफेसर मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैं लड़कियों वाले सेल तक तो पहुंच ही नहीं पाया, जेसिका को देख भी नहीं पाया। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या प्रोफेसर ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मैं घबराया हुआ। सभी जो मेरे दोस्त थे ना, उनके आगे जब पहुंचा वो आवाज लगाकर पूछ रहे, तुम धीरे चलकर क्यों आ रहे हो? प्रोफेसर को जल्दी लेकर आओ, सेल खोलो ना, वो बेहोश हो चुका है, खून ज्यादा बह रहा है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे पीछे प्रोफेसर इस तरह से घूर रहे थे उन सबको और कह रहे, तुम्हें पता नहीं है जेल के नियम क्या हैं? कोई भी जेल के सेल से बाहर नहीं आ सकता। पहली गलती है, मैं माफ करता हूं, वरना अभी इसे मार भी सकता था। चलो अपने सेल में और बताओ कैसे ताले को खोला। मैंने साफ साफ बता दिया। वो चाकू को फंसाया, वो चाबी सा बना हुआ था, उससे सेल को खोला। प्रोफेसर ने वो चाकू मुझसे पकड़ लिया और उस ताले को दोबारा से लगा दिया। मुझे मेरे सेल में भेज दिया था, लेकिन वो 4 लड़के बहस कर रहे थे प्रोफेसर के साथ। प्रोफेसर के पास जो चाकू था ना, उन्होंने घुमा कर मारा एक लड़के के छाती में, जैसे थोड़ा गड़ गया था और वो चीख रहा। वो आवाज, उसके दर्द सहने की आवाज। बाकी 3 लड़के भी शांत थे और मेरी आवाज तो वो लाश को देखते ही बंद हो चुकी थी। प्रोफेसर धमकी देकर वहां से जा चुके थे और उसके बाद वहां सन्नाटा था। एक लड़का जो अपने पलंग पर अब भी उसी तरह से सोया हुआ, वो तो हिला तक नहीं था। जिस लड़के के सर पर चोट लगी थी, खून बहने के कारण वो बेहोश हुआ, उठ नहीं रहा था। जिस लड़के के छाती पर चाकू प्रोफेसर ने दे मारा था,
वो कोने में उस चाकू को भी निकाल नहीं रहा था। वो दर्द के मारे कराह रहा और बाकी 3 लड़के भी बिल्कुल शांत। और उसके बाद मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई कि वहाँ क्या क्या देखा मैंने। और वो कह रहे, गलत जगह फंस गए हम, गलत जगह फंस गए हम। प्रोफेसर कातिल है, हमें पता नहीं था। उन्होंने प्रोफेसर को मार डाला और अब हमें भी मार डालेंगे। हमें यहाँ से बचकर भागना चाहिए। मैंने कहा, कैसे भागेंगे? लड़कियों वाले सेल के आगे तो वो बैठे हैं और वहाँ लड़कियों को कैसे बचाएंगे? एक लड़के ने कहा, हम अपनी जान बचाएंगे ना, लड़कियों को कौन बचाएगा? यहाँ से बाहर निकलना होगा हमें। अगर हम बाहर नहीं निकले ना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा रात को, क्योंकि अब लाश है वहाँ पर, तो हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। मैं घबराया हुआ, मैं खुद ये सोच रहा था, लेकिन जेसिका का प्यार मुझे रोक रहा था। लेकिन मुझे ये भी पता था बाहर तो निकलना होगा। हो सकता है ये लड़का सच बोल रहा हो, गवाह हम ही तो हैं। वो सोच रहा होगा सबको कैसे मिटाना है, तरकीब लगाएगा और रात भर में शायद वो कोई तरकीब बना भी लेगा। उससे पहले हमें जो करना वो करना होगा। प्रोफेसर वहां से जा चुके थे और यहाँ सबके मन में दहशत थी, लेकिन मैंने सोचा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, यहाँ से बाहर तो निकलना होगा और सबको निकालूंगा तभी शायद मैं बच पाऊंगा। इकट्ठे होकर प्रोफेसर पर हावी हो जाएंगे ना। मैंने वही रॉड जो पीछे छिपाकर रखी थी वो निकाली। इस बार मैं लोहे के उस ताले को इतनी आसानी से खोल नहीं सकता था, चाकू नहीं था मेरे पास। लेकिन मैंने एक छोटा पत्थर और ढूंढ निकाला, जिसे बीच में फंसाकर झटका दिया तो मेरा वाला ताला खुल गया। जैसे ही मैं अपने ताले को खोल चुका था, मैं अपने सेल से बाहर था और मेरे 3 साथी मेरी तरफ देख रहे। वो चाहते थे मैं उन्हें भी बाहर निकाल दूं। उसके बाद मैंने वहां रॉड का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका ताला आसानी से खोला नहीं जा सकता था। मैंने वहां और तरीके अपनाए। कई पिन पड़ी थी, तारे पड़ी थे, ऐसा ढेर सारा कचरा वहां पड़ा था। उसमें से कुछ ऐसी चीजें निकाली जिससे उनके तालों को भी खोला जा सके। मैंने उन तीनों के ताले को खोल दिया। सब घबराए हुए, अंधेरे में छिपे हुए, सेल को वापस उसी तरह से लगा दिया था। प्रोफेसर के आने से पहले यहाँ हमें इस तरह से शांति बनाए रखनी होगी, सबने ये कहा था। उसके बाद हम इंतजार कर रहे कि अब आगे क्या करें। एक और ताला खोला। वो लड़का जिसके छाती में वो चाकू लगा था, जब हम उसके सेल में गए वो हिल नहीं रहा था। वो चाकू सीधा उसके दिल में पहुंचा था और अंदर ब्लीडिंग होने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। ठंडी फिरी हुई थी लाश, इसीलिए कब से वो बोल नहीं रहा था। यह बात ने हमारे अंदर इतना खौफ पैदा किया, वो प्रोफेसर ने इसे भी मार दिया। फिर हम उस लड़के के सेल में गए जो सोया हुआ था। हिलाकर देखा हमने, वो हिल नहीं रहा था। वो तो कब से मर चुका था। सर पे जैसे उसके एक अजीब सा निशान बना हुआ था। मैं सोच रहा अब करूं तो क्या करूं। अब हम इकट्ठे होकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। हम लड़कियों को भी देखना चाहते थे। मैंने उन्हें कहा था जेसिका को मैं बचाऊंगा, उसके सिवा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वो मेरा साथ देने को मान चुके थे। वो 3 थे, मैं चौथा, और इस तरह हम आगे की तरफ बढ़ रहे। जब लड़कियों वाले उस सेल में पहुंचे, कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरी तरह से शांति थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन उस अंधेरे वाले कमरे में प्रोफेसर पीछे की तरफ मुंह करके जैसे अपनी कुर्सी पर बैठे थे। हमने प्लान बनाया था, पीछे से झटका मार के उन्हें पकड़ेंगे, बाजू पकड़ लेंगे और हाथ में चाकू है तो वो भी जकड़ लेंगे। जैसे ही हमने पीछे से छलांग लगाई, प्रोफेसर हिल नहीं रहे थे। मैंने लाइट जलाई, उसकी बाजू मेरे साथी पकड़ चुके थे, लेकिन प्रोफेसर का शरीर ठंडा फिरा हुआ था, जैसे उनकी मौत हो चुकी हो। यह बात और भी ज्यादा खौफनाक थी। प्रोफेसर कैसे मारे गए? शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन नब्ज चल नहीं रही थी, दिल धड़क नहीं रहा था। इसके बाद हम एक दूसरे की तरफ देख रहे और फिर मैंने कहा चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, लड़कियों के सेल को खोलते हैं। चाबियां, यहाँ चाबियां होगी ना, ये देखो चाबी, जल्दी से चलो। हम लड़कियों के सेल को खोलने लगे। जेसिका जिंदा थी लेकिन बेहोश पड़ी थी, उसे होश में लाया गया। वहां 5 लड़कियों को बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन छठी लड़की उस सेल में फांसी का फंदा लगाकर मरी हुई थी। वो फांसी का फंदा क्यों लगा गई? उसके साथ क्या हुआ? कोई जख्म नहीं था,
कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। क्या हुआ उसके साथ? हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अब हमें लगा यहां से बाहर निकलना होगा। जो बचा है उसे बाहर लेकर जाते हैं, जो नहीं बचा उसे बचाने का कोई फायदा भी नहीं है। हम बाहर की तरफ जाने लगे। जल्दी से जल्दी हम यहां से निकलना चाहते थे। बाहर वाले उस गेट तक पहुंचे थे जो जेल से बाहर निकलने का रास्ता था। वहां ताला लगा हुआ था, चाबी हमारे पास थी, लेकिन सामने प्रोफेसर खड़े थे। उन्हें देखकर बार बार आंखें मलकर इस चीज पर यकीन करना चाहते थे, लेकिन कैसे यकीन करते? प्रोफेसर की लाश अभी देखकर आए हैं, नब्ज चल नहीं रही थी। ये सामने कैसे खड़े हैं? उन्हें देखते ही मैंने कहा था, प्रोफेसर क्या आप जिंदा है? सामने से प्रोफेसर की हंसी निकली और वो कहने लगे, जिंदा तो नहीं हूं, लेकिन तुम मान सकते हो कि मैं जिंदा ना होते हुए भी तुम्हें रोक जरूर सकता हूं। ये कैसे हो सकता है? उनका सर अंधेरे में था। जैसे ही अंधेरे से आगे की तरफ आए, उनके चेहरे पर खून लगा हुआ, लेकिन उनकी चमड़ी पूरी तरह से पीली फिरी हुई। देखने में कोई भी कह सकता था कि एक लाश है, लेकिन लाश जिंदा कैसे हो सकती है? प्रोफेसर के हाथ में वो चाकू आ चुका था जो हमें लगा नीचे गिरा हुआ है। प्रोफेसर तो मरे हैं, तो चाकू का इस्तेमाल क्या करेंगे? वही चाकू उठाकर वो यहाँ आ चुके थे और हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे। मैं जेसिका को बचाना चाहता था, इसीलिए जेसिका को पीछे कर दिया। मेरे दो साथियों ने प्रोफेसर को पकड़ लिया था, लेकिन मेरे एक साथी की गर्दन में प्रोफेसर ने चाकू घुसा डाला था, और सिर्फ घुसाया ही नहीं, खींचकर ऐसे बाहर निकाला कि आधी गर्दन ही काट कर रख दी थी। गर्दन से खून बह रहा और मेरे दो साथी भी कांप गए। जिन्होंने प्रोफेसर को पकड़ रखा था उन्होंने प्रोफेसर को छोड़ दिया। मुझे लगा यही वक्त है। अगर प्रोफेसर सबको मारने में कामयाब हो गए तो अभी वार करना होगा। नीचे पड़ी वो लोहे की रॉड। मैं प्रोफेसर के सर पर इतनी जोर जोर से मार रहा था। मेरे दो दोस्त तो पीछे हो गए थे, लेकिन प्रोफेसर इससे पहले कि चाकू का वार मुझ पर कर पाते, मैंने वो लोहे की रॉड उनके सर पर इतनी बार मारी कि सर का कचूमर बना दिया। जब वो पीछे गिरे थे तब भी मैं सर पर वो रॉड मारता रहा था। उसके बाद हाथ का वो चाकू पकड़कर सीने में घोंप चुका था। मैं इस तरह से उन्हें काट चुका था कि वो दोबारा उठने वाले नहीं थे। सभी सन्न थे। वो 4 लड़कियां और जेसिका मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई कातिल हूं। मैंने उन्हें कहा, ये जिंदा नहीं थे, ये कोई भूत बन गए थे। मारना ही था, वरना ये हमें मार देते। वो देखो नीचे लड़के की लाश कैसी पड़ी है। मैं खून से सना हुआ था, हाथ में मेरे चाकू था, और सब मुझसे ऐसे डर रहे जैसे मैं कोई कातिल हूं। पीछे हट रहे थे, लेकिन अचानक वो 2 लड़कों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैंने बड़ा शरीर ढीला छोड़ दिया था कि नहीं, मैं कोई किसी को मारने वाला नहीं। उन्होंने हाथ से चाकू छीन लिया और उसके बाद एक लड़के ने मेरे कंधे पर वार किया और मुझे एक तरफ गिरा दिया। चाकू से वार किया था। बड़ा सा कट मेरे कंधे पर लगा था और दूसरा लड़का उसकी तरफ देख रहा और वह हंसते हुए कह रहा, यहां से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। मुझे खुद को बचाना है, मुझे माफ कर दो। एक तरफ हो जाओ सब। मैं उसे समझा रहा, देखो यहां कोई किसी को नहीं मारेगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके हाथ से चाकू पकड़ने की कोशिश की, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने दोबारा मेरे कंधे पर वार करने की सोची। दूसरे लड़के ने उसके सर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। सब डरे हुए थे, हरकतें अजीब हो रही थी और वही चाकू मेरे हाथ में था। मैंने उसके चाकू को उसकी तरफ मोड़ना चाहा और वो मेरी छाती में घोंपना चाहता था। पीछे से वो लड़का लोहे की रॉड उसके सर पर मार रहा। मेरे हाथ में जो चाकू था कब मैंने उसकी गर्दन में घुसा दिया मुझे समझ में ही नहीं आया। जैसे मेरा हाथ अपने आप आगे की तरफ गया। मैं तो चाकू को छीनना चाहता था, धक्का कैसे दे दिया। गर्दन में चाकू ऐसा गड़ा और उसके बाद झटके से मैंने डर कर निकाला था। उसकी गर्दन से खून बह रहा और वो भी तड़प तड़प कर एक तरफ गिरा, धीरे धीरे मर रहा। और जिसके हाथ में लोहे की रॉड थी वो मुझ पर वार करने लगा, लेकिन लड़कियों के वो झुंड ने नीचे से जो हाथ में आया उस लड़के पर वो वार करने लगी।
मैंने कहा रुको, लड़ क्यों रहे हो, सब लड़ क्यों रहे हो, रुको। वो कह रहा तुम कातिल हो, सबको मार डालोगे, तुम कातिल हो, सबको मार डालोगे। मैंने कहा मैं किसी को नहीं मारूंगा। लड़कियों ने उसे काबू जरूर कर लिया था, लेकिन एक लड़की, उसने वो तेज धार ब्लेड जैसी चीज कब हाथ में पकड़ी थी मुझे पता नहीं, उसने उसका गला रेत दिया और हम सब डर गए। सिर्फ मैं ही था जो लड़का था यहां बचा हुआ, बाकी सब लड़के मर चुके थे। जैसिका दीवार से सटी हुई और वो लड़की हंसते हुए, कोई नहीं बचने वाला, कोई नहीं बचने वाला, कोई जिंदा थोड़े ना जाता है यहां से, जो आता है वो खत्म होकर ही तो जाता है। वो लड़कियां एक दूसरे को मारने पर उतारू थी। मैंने तो जैसिका का हाथ पकड़ा और जल्दी से मैं गेट की तरफ भागने लगा। वो 3 लड़कियां एक दूसरे को ऐसे मार रही थी जैसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहती हो, नोच रही थी नाखून से, आंखों में अपनी उंगलियां गड़ा रही थी। दरिंदगी की हद हो गई थी और मुझे लगा कुछ ना कुछ तो है यहाँ, कुछ ना कुछ तो है। ये देखने में क्या लग रहा है? जैसिका को मुझ पर यकीन था। जैसिका ने मेरा हाथ पकड़ा और हम बाहर की तरफ भागे। वो ताला मैंने खोल दिया था। गेट से हम बाहर गए। अब आगे वाली 4 दीवारी का गेट खोलना था। चाबी मेरे पास थी। जल्दी से हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। जैसे ही मैं आगे वाला वो गेट खोलना चाहता था, जैसिका ने चाबी खींची और एक तरफ फेंक दी। फिर वो कहने लगी, यहाँ से बाहर निकलने से पहले बताओ, तुम यहाँ सबको मारने तो नहीं आए थे ना? तुम सबको मारने तो नहीं आए थे ना? मैंने कहा मैं किसी को मारने क्यों आऊँगा? मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था। तुम्हें पता है हम सब क्यों आए थे? ये क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। चलो यहाँ से बाहर चलो, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। मैंने जैसिका का हाथ खींचने की कोशिश की थी। जैसिका जड़ हो गई थी, हिल नहीं रही थी। मैंने खींचा, चलो जैसिका चलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने अपनी आंखें नीचे की तरफ कर ली थी, सर भी नीचे की तरफ कर लिया था। उसके एक हाथ में एक छोटा चाकू था, मुझे नजर ही नहीं आया। वो देखते ही मैं पीछे गिर गया। नहीं नहीं, क्या करने वाली हो तुम? सामने देखकर वो हंसने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा भयानक सा हो गया था। देखने में वो जैसिका नहीं, कोई भूतनी सी लग रही। हंसकर कह रही, सिर्फ तुम ही बाहर जा सकते हो और कोई नहीं, सिर्फ तुम। लेकिन हर कत्ल का इल्जाम सिर्फ तुम ही पर तो लगेगा। कोई नहीं बचा, सबको तुमने मारा, ये सच कहलाया जाएगा। वो चाकू से उसने अपना गला रेता था, अपना गला काट लिया था। और काटा, जरा सा नहीं काटा, उसका हाथ चलता गया, उसने सर धड़ से अलग कर दिया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। गला कटने के बाद हम मर जाते हैं, पूरा गला कोई इंसान खुद का काट ही नहीं सकता, जिंदा नहीं होता वो। ये देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी। मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ। मैंने ताला खोला, मैं बाहर की तरफ भागा और उसके बाद मैं नहीं जानता था उसने जो कहा क्या वो सच होगा। मैंने पुलिस को बुला लिया था, पुलिस वहां पर आई। मैं उस जेल से जिंदा बच गया था और यही सवाल मुझसे डिटेक्टिव ने अगले 1 महीने तक पूछा था। कैसे? सिर्फ तुम ही क्यों बचे? अगर कोई भूत था जो तुम कह रहे हो तो सबको मरना चाहिए था ना? तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा उसने? मैंने कहा पता नहीं, जैसे सब पर कंट्रोल कर रहा था, मुझ पर भी शायद कंट्रोल किया। जो मैंने वो लोगों को मारा था, मेरी गलती नहीं है। कोई नहीं मानता, किसी ने नहीं माना। मुझे भी उसी जेल में भेजा गया जहां ज्यादातर ऐसे खूंखार कैदियों को रखा जाता है। मुझ पर भी इल्जाम लगा था कि मैंने कुल 13 लोगों को मारा था। वो जेल में सभी को मैंने मारा, यही कहा जा रहा था। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। वहां जेल में कुछ ना कुछ है जो सबको मरने पर मजबूर करता है। लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं था। मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? जब सबको मार दिया तो मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? मैं उसी जेल में था जहां वो सीरियल किलर भी था। जब हाल में सबको खुला छोड़ दिया जाता, मैं उससे सवाल का जवाब चाहता था। उसी ने उस जेल में 10 लोगों को मारा था, मैंने 13 को मारा।
जैसे मुझ पर इल्जाम झूठे लगे, शायद उस पर भी झूठे लगे थे। मैंने उससे पूछा था, क्या क्या सच में वहां कोई शैतान है जो शरीर पर हावी हो जाता है? उसने जवाब नहीं दिया। वो मेरे करीब आया, मुझे गले से लगाया और मेरे कान में कहने लगा, उस जेल में कोई शैतान नहीं था, वो मुझ में था और मैंने तुम्हें उधार दिया था।